Good morning, one and everyone of class 8 belongs to ICSE curriculum, or you can say ICSE board class 8. I am representing over here chemical reaction. The chapter name is chemical reaction. देखिए अपने स्टूडेंट के साथ मैं डिलीवर कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया. केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया कि थिंग्स दैट आर गोइंग टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन. इसमें बहुत सारी बातें थी जिसमें आपको बताया गया कि फॉर एग्जांपल अ स्टेट ऑफ चेंज दैट कैन बी आल्सो ए केमिकल चेंज. Effervescence will be over there. If gas is evolving over there, that can be also a chemical change. If color changes occur over there, then that can be also a chemical change. These things represent a chemical change. But इसके अलावा केमिकल चेंज के बारे में सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा और ये भी देखा उसमें कि कैसे केमिकल चेंज में हम लोग सब्सटेंस को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके अलावा आपको बताने के दौरान जब मैं लास्ट टाइम बता रहा था तो आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए, जिसमें फर्स्ट वन था आपका डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन. जब एक सब्सटेंस दो डिफरेंट में डिकम्पोज होता है, स्पेशली ब्रेक डाउन होता है. फिर उसका एक अपोजिट भी था कॉम्बिनेशन, जब ए और बी मिलकर ए भी बना रहा है एक मॉलिक्यूल. तो आपका दोनों वैलिड है. आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी वैलिड है. वैलिड इन द सेंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. और आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हम उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर में टूटता है. आपका ए बी है तो वो ए और बी में टूट रहा है, और जब ए और बी कंबाइन होकर ए बी बन रहा है तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. तो इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जैसे कल हम लोग देख रहे थे इस संदर्भ में कि एक और रिएक्शन होता है आपका जिसका दो टाइप होता है. वो होता है आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और दूसरा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. बेसिकली दोनों एक ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि आपको बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है इसका दो टाइप होता है. एक टाइप हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेड फॉर्म होता है. इट मीन्स आप कहो कि एक अनसॉल्युबल वाटर में अनसॉल्युबल सब्सटेंस वहाँ फॉर्म होता है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं. एक हो गया आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये भी आपका एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. और दूसरा रिएक्शन हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. वो भी एग्जाम्पल है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. तो हम लोग इस संदर्भ में देख रहे थे, इस रिगार्डिंग देख रहे थे. और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी जिसके बारे में मैं बोलता हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाईकोर्ट है आपका. सिंपली ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, स्पेशली मेटल्स को. सोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल इन अबव दैट विल बी सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, देन पोटेशियम के, देन Na सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम. लीस्ट रिएक्टिव योर प्लेटिनम. ठीक, लीस्ट रिएक्टिव आपका प्लेटिनम है और मोस्ट रिएक्टिव आपका पोटेशियम है के, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग के से करते हैं. ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. और बेसिकली देखिए कोई भी रिएक्शन में होता बेसिकली यही है, आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम. भूलिएगा नहीं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ओवर देयर. और रीअरेंजमेंट बेसिकली आपका होता कैसे है, मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव. किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता यही है. मोर रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव. और इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई है कि NaCl फॉर्म हो रहा है, कहीं पे H2O फॉर्म हो रहा है या कहीं पे CO2 फॉर्म हो रहा है. तो फॉर्म हो क्यों रहा है, इसका जवाब जब आपको चाहिए ना कि आखिर बना क्यों, CO3 क्यों नहीं बना, CO4 क्यों नहीं बना. तो मैंने क्या बताया था आपको कि CO2 इसलिए बना कि दो ऑक्सीजन के साथ कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और दोनों ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है बाय हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इसलिए CO2 बन रहा है. CO3 बनने का कोई एस्पेक्ट ही नहीं है. एक ऑक्सीजन वहाँ एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो थोड़ी ना घूमेगा. आप स्टेबल हैं छोटे से घर में, फैमिली में, सरकारी नौकरी में, तो थोड़ी ना आप बिल गेट्स को जब चैलेंज करने जाइएगा अमेरिका में कि हम भी तुमको चैलेंज करते हैं, हम भी स्टार्टअप खोल रहे हैं. जनरली नहीं. तो हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आपका एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद रिएक्टिविटी के बाद वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कंपाउंड बनाता है. चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, चाहे वो आपका डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बनाए, जिसको आप कॉमन नेम के तौर पे वाटर बुलाते हैं, H2O.
या फिर आप किसी की भी बात कीजिए, आप मीथेन ले लीजिए CH4, वहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ लेकिन डुएट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही है ना, तो वो 7 कहाँ से लाए बाबू, नहीं पॉसिबल है। तो जो 2 के नज़दीक वाले एटम है ना, वो अपना डुएट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपका 2n² फॉर्मूले पे पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, ठीक, पहले में 2 ही रह सकता है। तो या तो एलिमेंट अपना डुएट कंप्लीट करेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट में अगर 1 से ज़्यादा है, आउटर मोस्ट में हमेशा 8 रहेगा। उसे कम मतलब स्टेबिलिटी के लिए 1 से ज़्यादा उसके पास ऑर्बिटल है, जैसे 2 8 8 1 आप ऐसे लिखते हैं, पोटेशियम का है ये 2 8 8 1, तो आप देख रहे हैं 1 से ज़्यादा है, ये हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन वही आप लिथियम में चले जाओ 2 1, तो यहाँ पे अपना एक डोनेट कर देगा, अपना एक ही रहेगा उसके पास, इसलिए वो डुएट रहेगा। चलो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके वो हैं टेबल शोइंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। देखिए सबसे पहले आपका मोस्ट, जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, 2 टाइप के एलिमेंट है आपके पास, एक ऐसा जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, और एक ऐसा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बोलिए ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा? पोटेशियम। नाम मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 टाइप का मेटल आप देख रहे हैं। एक वैसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना जिसके लिए आसान है, काफ़ी आसान है, और दूसरा ऐसा मेटल का लिस्ट है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसके लिए आसान होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है, और जिसके लिए टफ है इवन। आप देखिए 3 कॉम्बिनेशन सिंपल ले लीजिए, 2 8 1 सोडियम, 2 8 2 मैग्नीशियम, 2 8 3 आपका एल्युमिनियम, 2 8 1 2 8 2 2 8 3, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आप 3 का ले लीजिए। आपका सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है। क्यों ऐसा? वन ऑफ द मोस्ट बोलिए, क्योंकि मोस्ट आपका पोटेशियम है। सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। मैग्नीशियम में ये चीज़ थोड़ा टफ होने लगता है, उसको 2 डोनेट करना है। एल्युमिनियम में आपको जनरली दिखेगा ही बहुत कम, क्योंकि उसको 3 डोनेट करना है। तो 3 डोनेट करना बहुत टफ है, लेकिन 1 डोनेट करना बहुत आसान है। तो 1 डोनेट करने वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे आपका शुरुआत में है KNaCl, मतलब आपका पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ऑलमोस्ट ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में क्या लिखा हुआ है? रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये टेबल आपका पेज नंबर 80 में। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कोई चीज़ क्या बनाता है? ऑक्साइड। और आपको ये भी पता होगा मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बोलिए, कल हम न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ाए थे। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? 2 ही चीज़ का ऑक्साइड बनता है, वो मेटल ऑक्साइड बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। आपको जानना चाहिए, नहीं जानते हैं या फिर नहीं ध्यान है, निकालिए कॉपी, लिखिए उसमें। मेटल ऑक्साइड जो होता है आपका बेसिक होता है नेचर में, वो बेस की तरह बिहेव करता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। आज दुर्गा पूजा का महाअष्टमी है, सबको दुर्गा पूजा की महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कम नहीं पढ़िएगा, आप दुर्गा जी की शक्ति को शायद जानते नहीं। आप आज अगर ज़्यादा पढ़िएगा तो दुर्गा जी आपको और ज़्यादा एनर्जी देंगी पढ़ने के लिए। सीरियसली आज कुछ ना कुछ नॉर्मल दिनों से ज़्यादा पढ़िएगा, जब पढ़िए आप। सारे जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए मैसेज है हमारा। एक मूवी आ रही है साउथ इंडियन, आदि पुरुष, प्रभास है उसमें, उसका ट्रेलर देखा हमने। प्रोबेबली अब बहुत ज़्यादा मूवी के बारे में बाबू ज्ञान नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या ये, आपको शायद हंसी आए, हम अभी तक बाहुबली भी नहीं देखे, ठीक, और देखना भी नहीं चाहते। संभवतः ऐसी चीज़ें ह्यूमन बीइंग करना उसके लिए मुश्किल है थोड़ी, संभवतः, दैट्स व्हाई। बड़ा अच्छा ट्रेलर है उसका। मेटल ऑक्साइड जो होता है आपका बेसिक होता है नेचर में, ठीक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड, एग्जांपल लिखिए, CaO Na2O K2O, CaO Na2O K2O, MgO भी होगा, वही मैग्नीशियम रिबन वाला, जिसको बर्न करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपकी एक्टिविटी उसमें है, एक्टिविटी में ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक होता है नेचर में। डैश देखिए, लिखिए ना, बेसिक नेचर, और नीचे लिखिए नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड ये होता है एसिडिक नेचर में। लिखो
नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, वो होता है आपका एसिडिक नेचर में। हाँ जी, लेट अस बिगिन। अब देखिए पहले लिस्ट में आपका KNaC है, इसके बारे में कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। रिएक्शन वाटर में कहता है K&Na रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर विगोरसली। विगोरसली मतलब बहुत तेज रिएक्शन, बहुत विस्फोटक रिएक्शन, दैट इज मतलब बहुत रेट चेंज हाई है इसका रेट इस रिएक्शन का, और ये मतलब मे बी पॉसिबल डेंजरस फॉर यू लिटिल बिट। तो आपका इसके बारे में के और Na, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सी के बारे में कहता है सी रिएक्ट मॉडरेटली विथ कोल्ड वाटर, ये धीमा धीमा अपना करता है मॉडरेटली, कोई बहुत तेज स्पीड से नहीं करता है। अब रिएक्शन विथ एसिड की बात करते हैं। देखिए क्योंकि ये मेटल है, मेटल ऑक्साइड क्या बना रहा है, बेस, तो कहता है KNNA रिएक्ट एक्सप्लोजिवली विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन बट सी रिएक्ट लेस विगोरसली। आप जब एसिड के साथ के और Na को रिएक्ट करवाएगा तो बहुत तेज रिएक्शन होता है, बहुत मतलब एक्सप्लोजिवली रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगा वहाँ पे, ठीक। लेकिन आपका सी जो है ना वो मॉडरेटली करेगा। उसके बाद आपका MgAlZnFe है, इसके बारे में PbCuHg है। MgAlZnFe के बारे में पहले देखो, फॉर्म ऑक्साइड ऑन हीटिंग, इसको गर्म करना पड़ता है। ये मॉडरेट टेम्परेचर पे कर रहा था रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन आपका ये जो है क्योंकि ये सब कम रिएक्टिव होने लग गए, MgAlZnFe जो है कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई ये आप गर्म कीजिएगा इनको ऑक्सीजन के साथ तो ये रिएक्ट करेंगे। फॉर्म्स ऑक्साइड ऑन हीटिंग बट एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ इट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सारा आपका गर्म करने पे ऑक्साइड बनाता है, लेकिन एल्युमिनियम नॉर्मल टेम्परेचर में भी बना लेता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर और स्टीम, मैग्नीशियम जो आपका है वो गर्म पानी या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अदर रिएक्ट विथ स्टीम ओनली टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते जा रहा है इसलिए मॉडरेट वाटर में नहीं रिएक्ट करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं करेगा, इसके लिए स्टीम या हॉट वाटर आपको देना पड़ेगा। जबकि इसकी बात करता है MgAlZnFe रिएक्ट मॉडरेटली विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये नॉर्मली अपना मॉडरेटली रिएक्ट करता है। MgAlZnFe तो आपका जिंक यहाँ बचा, जिंक थोड़ा सा फास्ट करता है इसलिए जिंक का नाम नहीं दिया, नहीं जिंक भी है, MgAlZnFe चारों का नाम दे दिया। ये मॉडरेटली आपका रिएक्ट करता है, ये मतलब वायलेंट रिएक्शन नहीं शो करेगा कि आप इस पर छिड़क दिए एसिड झस से गायब हो गया और हाइड्रोजन गैस निकला, ऐसा नहीं होता है, इसमें मॉडरेटली करता है ये। उसके बाद ये सबसे कम रिएक्टिव में है, ये PbCuHg, ये सबसे कम रिएक्टिव में से है, वही रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक। उसमें सबसे ये कहते हैं फॉर्म ऑक्साइड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत तेज गर्म कीजिए तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। PbCuHg आपका Pb लेड हो गया, Cu कॉपर हो गया, Hg मर्क्यूरी हो गया। नो रिएक्शन विथ वाटर और स्टीम, कोई रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ठंडा वाटर से कर ले रहा है जो मोस्ट रिएक्टिव है KCa और Na, लेकिन इसमें देखिए कि स्टीम वाटर चाहिए रिएक्शन करने के लिए या हॉट वाटर चाहिए, जबकि यहाँ कार्बन करेगा, ये स्टीम दे दो, हॉट दे दो, चाहे ठंडा दे दो, कार्बन नहीं करेगा रिएक्शन। जबकि ये Pb है आपका, Pb रिएक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड HCl टू गिव H2। लेड जो आपका है वो कॉन्ग मतलब कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करके H2 देता है। Cu एंड Hg डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, लेकिन कॉपर जो आपका मर्क्यूरी है ना वो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, इनके लिए शायद कॉन्सनट्रेटेड चाहिए। AgAuPt, ये Ag आपका सिल्वर हो गया, Au आपका गोल्ड हो गया, Pt आपका प्लेटिनम हो गया। कह रहा है डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, किसी हाल में रिएक्शन ऑक्सीजन से करेगा नहीं। एक नॉर्मल एविडेंस दो कि गोल्ड आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, बोलिए। साइंस को हमेशा डे टू डे एक्टिविटी से रियलाइज करने की कोशिश कीजिए। अब सोडियम पोटेशियम आप कहाँ देखिएगा, थोड़ी ना मम्मी दे देती है बैग में कि जाओ सोडियम जला के आना, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए। गोल्ड आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, किसका एग्जांपल दीजिए। आयरन करता है, लेकिन इसका भी एग्जांपल आप चाहें तो दे सकते हैं। रस्टिंग देखते हैं, आप नॉर्मली छोड़ दिए बिना पेंट वेंट किए, उसको गैल्वेनाइजेशन नहीं कीजिए, वहां पे ये रस्ट करेगा। स्लो प्रोसेस है, बहुत कम चेंज दिखेगा लेकिन दिखेगा आपको, ठीक। गोल्ड में देखे हैं किसी ज्वेलरी में कि जंग लग गया छुड़वा रहे हैं, देखे हो क्या कि छुड़वाते हो क्या, कहीं घिस रहे हैं लगातार 6 महीना से, जंग लगा है छुड़वाने के लिए, ऐसा कुछ ना होता है। आपका ज्वेलरी वैसे ब्यूटीफुल बन रहेगा और आदमी उसको दिखावा के लिए पहनता भी है, बट दैट इज ऑल फॉर शोइंग नेचर बाबू। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहिए। चलिए देखिए यहाँ पे, और डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, चलो हो गया था। अब उसके बाद यहाँ रिएक्शन दिखा दिया, Zn+CSO4 ZnSO4 + CO। आप देख रहे हैं कॉपर से आपका ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तुरंत आ जाइए आप इसी पे। मैंने आपको क्या कहा कि सारा रिएक्शन में होता यही है बाबू, इनडायरेक्टली
लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कौन करता है? मोर रिएक्टिव। बस, कोई और नया चीज नहीं होता है रिएक्शन में। इसलिए आपको ये जरूर है याद करना इन द सेंस मेमोराइज कीजिए इसको, ताकि आप रिएक्शन खुद भी लिख पाएं। आपको जादू लगता हो ना कि आखिर ये क्या है, Zn प्लस CuSO4, Zn वहां चल गया, Cu इधर आ गया। ये सब रिएक्शन में यही होता है। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद है आपका Mg प्लस FeSO4, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, MgSO4 बना लिया प्लस Fe बना लिया। Zn प्लस H2SO4, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव आपका जिंक है, ZnSO4 प्लस H2 बना लिया। चलो, ये चीज़ कह रहा है नॉन मेटल अल्सो सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव देन आयोडीन। हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट में पढ़ रहे थे कि आप देखिए, ये केवल मेटल नहीं शो करेगा, नॉन मेटल भी शो करेगा। अब नॉन मेटल में ये चीज़ कैसे डिसाइड होता है? जिस नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, जिस नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल है, वो आपका क्या हो गया? वीक नॉन मेटल। तो आपके क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत आसान है, क्योंकि साथ है ना उसके आउटर मोस्ट में, एक ही चाहिए उसको। साथ है उसके आउटर मोस्ट में, एक ही चाहिए उसको। लेकिन आयोडीन में भी साथ, आयोडीन में आपका ये आयोडीन में आप पढ़िएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीछे इसका रीजन छुपा हुआ है, बट आपको कन्फाइन नहीं किया गया था, इसलिए मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी वो बातें आपको नहीं बतलाई। एक्चुअली जब सेल बढ़ता है ना, तो डोनेट या एक्सेप्ट करना आसान होते जाता है। 2 7 है, सुनो हम क्या बोल रहे हैं। 2 7 है, 2,7। एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में है 2 8 7। एक में 2 7 है, 2 8 7 है। किसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान होगा? सोचिए जरा, हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, सोच लीजिए अच्छे से। बिना सोचे आंसर दे रहे हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। शायद होगा 2 ही आंसर, बट समझो लॉजिक। पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे तो न्यूक्लियस रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पे 2 गो है, एगो 2 गो, ठीक। यहाँ पे भी 2, एगो 2 गो 3 गो। बोलो कहाँ डोनेट करना आसान होगा? इलेक्ट्रॉन को, ठीक, क्योंकि दूर है ना, तो फोर्स कम है। दूर है तो क्या है? फोर्स कम है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, R स्क्वायर रहता है नीचे, तो इसलिए इसको डोनेट करना। तो आपका क्लोरीन क्या हो गया? ज़्यादा रिएक्टिव। आयोडीन होता है 2 7 और क्लोरीन आपका 2 8 7। हुआ कि नहीं? तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। लेकिन यही मेटल में उल्टा हो जाता है बाबू। देखो, मेटल की बात करो, एगो 2 8 1 है, ठीक, 2 8 1 है, और दूसरा आपका 2 8 8 1 है, ठीक। मतलब यहाँ न्यूक्लियस के चारों ओर 3 ऑर्बिट है, एगो ऑर्बिट बनाइए, 2 गो ऑर्बिट बनाइए, तीसरा ऑर्बिट बना दीजिए, ठीक। और यहाँ पर 1 ऑर्बिट बनाइए, 2 गो ऑर्बिट बनाइए, 3 ऑर्बिट बनाइए, 4 ऑर्बिट बनाइए। बोलिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है? जो दूर है आसानी से दे देगा ना, इसमें कम एनर्जी खींच रहा है ये इसको। तो मेटल में दूर है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, और इसमें नज़दीक है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? अरे यहाँ डोनेट कैसे करेगा नॉन मेटल? सॉरी, उल्टा बोल दिया तुम लोग, हाँ सर कर रहे हो। अब देखो, नहीं 2 7 आयोडीन का नहीं होता, ये फ्लोरीन का होता है। 2, चलो ना इसको लेते हैं, 2 8 7 ये आपका क्लोरीन हो गया, और 2 8 शायद 8 7 ये आपका आयोडीन हो गया। आपके पास न्यूक्लियस के बाहर 2 आपका सबसेल है, और न्यूक्लियस के बाहर 3 सबसेल है। बोलिए खींचना आसान कब होगा? 2। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सोडियम में 3 रहता है, आयोडीन में 3 से ज़्यादा रहता है, इसलिए आयोडीन कम रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपका है वो दोनों के लिए वैलिड है, मेटल के लिए भी, नॉन मेटल के लिए भी, ठीक। चलो, एनर्जी चेंज के बेसिस पे बताना है। चलिए बताते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। समझिए, बुक देखते रहिए साथ साथ। ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग the breaking up of chemical bond between atoms resulting in the absorption of energy in the form of heat, and simultaneously the formation of bond takes place with the release of energy. केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड टूटता है तब ना रीअरेंज होता है, बॉन्ड टूटता है तब रीअरेंज होता है। बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, वो भी कैटेगराइज है। और बॉन्ड बनता है तो भी एनर्जी रिलीज होता है बहुत जगह। तो बॉन्ड बन रहा है नया तो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो आप केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप में बांटते हैं, एक आपका एक्सोथर्मिक हो गया, दूसरा आपका एंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जो होने के बाद हीट को रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं, पहले फिर से पढ़ो। A chemical reaction involves the breaking up of chemical bond between atoms resulting in the absorption of energy in form of heat, and simultaneously the formation of bond takes place with the release of energy. These two types of energy different from each other. That is, there is either a surplus or deficit energy during the reaction. Therefore, chemical reaction वही बात है कि आपका बॉन्ड टूटा तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए,
और बॉन्ड बहुत सारा बनने के बाद एनर्जी रिलीज भी करता है, तो दोनों कंडीशन वैलिड है कि नहीं? एक में एनर्जी दीजिएगा तो होगा, और दूसरा होने के बाद एनर्जी देगा। तो हम लोग इसी तरह से दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक आपका एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होने के बाद एनर्जी देता है, और आपका एंडोथर्मिक जिसमें आप एनर्जी दीजिए तो ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, कार्बन आप कोयले को जलाते हैं, बोलिए कोयले को जलाते हैं आप, कोयले को जलने के बाद कौन सा रिएक्शन है वो सारा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों बोले आप? हीट को, तो इसमें हम एक सवाल आपसे और पूछ सकते हैं ना कि जैसे माचिस जलाए तब तो जला, तब फिर आप हमको कैसे मतलब काटिएगा, ये बताइए। माचिस जलाए तब ना कोयल जला, तो एक्सोथर्मिक हुआ कि एंडोथर्मिक? माचिस झूस जलाए तब ना वो जला, गोईठा रखे उतना देर आग धधकाए तब जला वो, बोलिए। इसको अब इसमें आप हमको कैसे मतलब डिनाई कीजिएगा कि सर आप जो बोल रहे हैं वो ऐसे वैलिड नहीं होगा? बोलो, बताना चाहिए आपको, इट शुड बी। साइंस का लॉजिक है बाबू सब जगह, बोलो। एकदम साइंस को बच्चे के दृष्टिकोण से सोचो, बहुत अच्छा लगेगा, मजा करोगे साइंस में। मैं फिर वही होगा, डेरिवेशन रटते रह जाओगे। कोयला जलाने के लिए हीट इस्तेमाल कर रहे हैं ना माचिस का, ठीक? माचिस से कोयला जलाए, केरासिन छिड़के या फिर केरोसिन मिला तो मिला, नहीं तो लुब्रिकेटिंग ऑयल छिड़क दीजिए, उससे भी होता है, ठीक? तो आप उससे किए, उसके बाद अब जलाए, कोयला जला। अब बोलो, कोयला जलने से पहले जो हीट है वो ज़्यादा है कि कोयला जलने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा है? तो उसके कंपेयर में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं नहीं? अब कैसा रिएक्शन हुआ बोलो? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कोयला जलना या कोई भी चीज़ इवन जलना, आपका इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल भी बर्न हो रहा है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। जब एंडोथर्मिक की बात करते हैं, जो हीट के बिना एकम्प्लिश नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन बाय प्लांट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपके वाटर से, ये वाटर में बिना सनलाइट के ये बना ही नहीं सकता है, ठीक? तो ये चाहिए। अब इसमें भी कन्फ्यूजन बहुत रहती है, सनलाइट सीधा नहीं आ रहा है तो क्या अभी सनलाइट नहीं आ रहा है बोलो? लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा है, धूप नहीं है, तो सनलाइट तो आ ही ना रहा है, कहीं ना कहीं स्कैटर होके आ रहा होगा, बट आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सनलाइट आ रहा है। चलिए, तो एक एक्सोथर्मिक हुआ आपका और एक आपका एंडोथर्मिक हुआ। When carbon burn in oxygen to produce carbon dioxide, a lot of heat is produced। जाहिर सी बात है, कोयले में मैक्सिमम कार्बन ही होता है, दैट्स वाई, ठीक? C+O2 CO2 और साथ साथ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। When water is added to quick lime, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में पानी ऐड करते हैं, क्विक लाइम, व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। व्हेन ये सब चीज़ पूछेगा बाबू, लिखो कहीं क्विक लाइम CaO। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस अलोंग विद द एल्कलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच बॉइल्स वाटर। आप देखना कभी चूना को, पत्थर को डालना पानी में तो बुलबुला निकलेगा उससे और लगे खौल रहा है पानी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, समझते ना? वो पानी को गर्म करता है। बाल्टी छुइएगा आप, स्टील बाल्टी, उसमें गर्म कर देगा, प्लास्टिक बाल्टी में नहीं डाला जाता है, वो गला भी सकता है प्लास्टिक बाल्टी को, ठीक? उसके बाद कहता है रिस्पिरेशन, जहाँ हम लोग सांस लेते हैं, रस्टिंग जंग लगना, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल पेट्रोल केरोसिन ETC एटसेट्रा आर सम कॉमन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारा एक्सोथर्मिक है, लिखो। रिस्पिरेशन कॉमा, हम लोग सांस लेने एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फूड ब्रेक डाउन होकर। रिस्पिरेशन कॉमा रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल पेट्रोल केरोसिन एटसेट्रा। रिस्पिरेशन, रस्टिंग में भी हीट निकलता है, बट बहुत मिनिमम अमाउंट रहता है, आप उसको देख नहीं पाएगा कि लोहा लाल हो गया, गर्म हो गया, बट निकलता है। रस्टिंग आपका हो गया, आपका रिस्पायरेशन हो गया, ये सारा आपका एग्जाम्पल है किसका? एक्सोथर्मिक का। एक और चीज लिखो, व्हेन एसिड, पैराग्राफ चेंज करके, स्टार उस्टार दोन सानू खाली लिख देते हो, लिख देना समझते हो सब कुछ क्या? लिखो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसेस, when acid react with bases, when acid react with bases
salt and water is produced. When acid reacts along with heat, when acid react with bases, salt and water is produced along with heat. So this neutralization reaction is also exothermic. So this neutralization reaction is also exothermic. एक और चीज लिखिए स्टार मार्क करके, नेवर मिक्स एसिड, नहीं रुक जाओ, नेवर मिक्स वाटर विथ एसिड, नेवर मिक्स वाटर विथ एसिड, ऑलवेज try to assimilate मतलब मिलाना, always try to assimilate acid with water. आप पानी में एसिड मिला सकते हैं, पानी को एसिड में नहीं मिला पाइएगा, हाथ जल जाएगा, बाल्टी उल्टी बर्बाद हो जाएगा. ASSIMILATE. हो गया, समझे ना? मतलब एसिड कहीं पे ड्राम में रखा हुआ है, उसमें आप पानी बूंद छीट दीजिए, झुस से निकलेगा एनर्जी, मतलब हीट. लेकिन वही ड्राम में पानी रखा है, उसमें एसिड छीटिए, जनरली नहीं कुछ होगा. समझ रहे हैं ना? तो ये नहीं कि एसिड में आप पानी मिलाने लगिएगा, हमेशा पानी में एसिड मिलाया जाता है. ठीक, चलो यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा है कि दिखाओ कि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है. देखो छाण को रख देगा उसमें, देखो ना आप क्या किया है, देखो ग्लास रड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहा है, पानी में मिला रहा है. देखो पानी में एसिड मिला रहा है ना, एसिड में पानी नहीं मिलता है, पानी में एसिड मिला रहा है, तो ये जो ग्लास रड रखे हैं ना वो हीट हो जाएगा. तो हीट एनर्जीस ना होता है बाबू. तो ये आपका दिखा रहा है कि ये आपका एक्सोथर्मिक है. एंडोथर्मिक, देखो ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इट काउजेज ए फॉल इन टेम्परेचर. जब आपका टेम्परेचर डाउन होता है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर डाउन होता है. ठीक, एग्जाम्पल लिखिए, N2 + O2 हीट देंगे इसको तो N2NO बनेगा. एंडोथर्मिक पहले लिख लो, दैट विल बी अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक.